नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में अब 2024 के लोकसभा चुनावों का रण सज चुका है और सारे दल मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आजकल केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी ताकतों को एकजुट करने का जिम्मा उठाया हुआ है। वह अलग अलग पार्टियों के प्रमुखों से मुलाकात कर विपक्षी एकता को एक मंच पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस ताकत को और मजबूत करने के लिए कोलकाता में पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी और लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नीतीश कुमार आज मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के पीछे एक बड़ा एजेंडा दिख रहा है। इसे बीजेपी विरोधी मोर्चाबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था कि वह जल्द ही बीजेपी विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे। नीतीश कुमार के इस कदम से बीजेपी की बेचैनी बढ़ जरूर गई है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह विपक्षी एकता को धार दे रहे हैं, यह लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो पाएगा। ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन बीजेपी भी लोकसभा चुनाव 2024 और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर काफ़ी सक्रिय है। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में मौजूद जितने भी दल हैं सबके साथ गठबंधन कर चुके हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, दो यूपी के दो लड़कों का नारा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया। फिर उन्होंने हाथी को साथी बनाया, मायावती जी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन हाथी का साथ भी उनका छूट गया। फिर 2022 के चुनाव में केशव देव मौर्य के महान दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन टूट गया, कोई सफलता नहीं मिली। अब वो उत्तर प्रदेश के बाहर संभावनाएं तलाश रहे हैं। कभी ममता बनर्जी के पास जाकर के गुहार लगा रहे हैं, कभी नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे प्रयास भी अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में कोई सफलता नहीं दिला सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधियों का कैसा बोल जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि 10 गो बुझा हुआ दीपक को एक जगह मेज पर रख देने से पेट्रोमैक्स की तरह और वाइपर की तरह लाइट करने लगा। ये सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं अलग अलग। नीतीश जी मिल रहे हैं, नीतीश जी को कोई काम भी नहीं है, बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, बिहार के शिक्षा चिकित्सा संभल नहीं रहा है। तो कुछ इंटरटेनमेंट के साधन चाहिए, तो इंटरटेनमेंट के लिए गए हैं। और ममता दीदी कितना नोटिस लेंगी, ममता दीदी को ही लोग मान लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अखिलेश जी से भी मुलाकात होगी। हाँ, तो अखिलेश जी से भी मुलाकात। अब ये घूमते ही रहे नगरी नगरी द्वारे द्वारे और अपना हर लोगों से जाके आरजू विनती करते रहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सारे लोग अति महत्वाकांक्षी का जमात है, सारे लोगों का अति महत्वाकांक्षा, और जहाँ अति महत्वाकांक्षा होते हैं वहाँ कोई परिणाम नहीं निकलता। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल आनंद बीजेपी से, मनोज मनु नेता जेडीयू, अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत एनवी न्यूज पर। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आएंगे। नीतीश कुमार लगातार जुटे हुए हैं और पहले कांग्रेस को भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह वहाँ से रिस्पॉन्स आया तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं वो हो पाएगा? क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है और हर बार जो एक सफलता की सीढ़ी है उसके नज़दीक आते आते रह जाता है। तो क्या लग रहा है कि 2024 में वो कर पाएंगे जो मन में सोच रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे बड़ी बात है कि आप को अगर राजनीति में है, राजनीति की 2 धुरी होती है, एक सत्ता का, एक होता है सत्ता के विपक्ष का। तो दोनों धुरियां अपने अपने जगह पर अपने अपने लोगों को एक करने में लगी रहती है। कभी सत्ता में जो धुरी जो है उसमें जो लोग शामिल रहते हैं, कुछ उसमें से निकल भी जाते हैं। और जब तक कोई भी सत्ता के खिलाफ अगर कोई भी विपक्ष एकता, अपने यहाँ का इतिहास गवाह है कि सत्ता के पक्ष में विरोध में जब सारी शक्तियां एक हुई है तो सत्ता गया है और जनता भी उसको देखती है। आप सर अटल बिहारी, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को भी देख लीजिए। उस समय भी कोई एक बार में
अटल जी सत्ता पर नहीं हुए, 7 दिन तो 13 दिन तो 13 महीना, उसके बाद आए, उसमें कई दल आए, कई दल गए, सभी लोगों को एक किया गया और अंत में जाकर सफलता मिली। नहीं उसी नहीं, तरह लेकिन 1989 लेकिन में भी मनोज जी बीपी सिंह के मनोज जी नेतृत्व में मनोज जी आपने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, उन्होंने तो सिद्धांतों के लिए सत्ता को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर सत्ता के लिए सिद्धांत छोड़ दिए गए। तो क्या लगता है आपको कि सत्ता और सिद्धांत दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे? लेकिन नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो जो एक छोटे दलों में रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन कांग्रेस से कोई बड़ा जवाब नहीं आ रहा है उसमें। नहीं, ऐसी देखिए, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस भी विपक्ष की एकता के पक्षधर है, सारे लोग एकता के पक्षधर हैं। तो सबसे पहले सभी लोगों को एक मंच पर बैठाने का भी तो काम होना चाहिए। अगर इस दृष्टि में जा रहा है तो होने दीजिए। अगर ये तो देखिए, फिर ये सारी एकता जो भी होगी तो उसका फैसला आम जनता करेगी, सभी लोगों के एकजुट होने के बाद। और मैं तो बता रहा हूं कि जब भी विपक्षी एकता एकजुट हुई है तो सत्ता गंवानी पड़ी है। तो अब उस दिशा में अगर माननीय नीतीश कुमार जी कदम बढ़ाए हैं तो उनके कदम का ऐसा है कि किसी दल ने विरोध नहीं किया है, सभी लोगों ने पक्ष में ही किया है। अब सभी लोगों के साथ बात करने के बाद जब फाइनल एक मेज पर बैठेंगे तो फिर आगे की रणनीति बनेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी दल जिनसे आज हम मिल रहे हैं चंद्रशेखर जी, वे हमारे गठबंधन में ही आ जाएं। हो सकता है कि उसमें से कुछ नहीं भी आ सकते हैं, पुराने इतिहास को भी अगर देखा जाए, लेकिन सभी लोगों को एक करने की स्थिति है। कल कुछ जो अभी एनडीए में भी जो घटक दल है उसमें से भी कुछ लोग आ सकते हैं, यहाँ से भी कुछ लोग घटक दल जो हैं इधर वो भी एनडीए में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आऊंगा आपके पास, मैं मनोज जी मैं आऊंगा आपके पास। राहुल जी, उत्तर में विपक्ष एकजुट हो रहा है, दक्षिण में भी विपक्ष एकजुट हो रहा है। हालांकि विपक्ष जो एकजुट दक्षिण और उत्तर का है वो एक साथ नहीं है, ये फायदा है आपके लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 2014 से अब तक जो पुराने सहयोगी थे वो भी आपको छोड़ के गए हैं। शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल का अगर नाम लें, इसके बाद आरएलपी भी जो आई थी वो भी चली गई। क्या लगता है आपको कि 2024 में ये चुनौती है कि नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मुझे एक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी की एक महत्वपूर्ण पंक्ति याद आ रही है, जो मैं आपके सामने आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगा। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशंसित अपना कर्तव्य दिखला के। देखिए, जो आज देश के अंदर जो राजनीति चल रही है और खास करके जो नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है, मैं अगर उसके ऊपर अगर चर्चा करूं तो मैं यही बोलूंगा कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को वास्तविक क्षमताओं से कई गुना बड़ा मानने लगता है और यह मान बैठता है कि उसके विचार अन्य से श्रेष्ठ हैं, तो वो हमेशा असुरक्षा और अह के अहंकार में जीवित रहता है। अगर वास्तविकता तौर पे बात करें तो जो आज हमारे देश की जो राजनीति है, जो 2024 में खास करके बिहार में या देश में टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चेहरा जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो नीतीश कुमार जी को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जब अपने देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति डाउन होती है तो विपक्षीय एकता बढ़ती है, और जब कांग्रेस मजबूत होती है तो विपक्षीय एकता घटती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रम विपक्ष को एक मोमेंटम जो मिल रहा है 2024 के लिए, उनको ये लग रहा है कि पूरे देश में अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन ये जो चुनाव का जब कार्यकाल शुरू होता है तो उस समय चुनाववाद की स्थिति में किसी को भी कुछ भी पद देकर संबोधित किया जा सकता है, भावी बताकर ये हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे। आप देखिए, आज हमारे देश के अंदर जितने भी विपक्ष हैं खास करके उनके ऊपर जो आरोप लगे, ये आने वाले समय में 2024 कामदार वर्सेस नामदार हो जाएगी। और जो अपने कर्तव्यों से
समझौता कर ले, अपने सिद्धांतों से समझौता कर ले और जाके उनको मदद करने लगे, तो अब मुझे लगता है कि जब भारत का जो लोकतंत्र है अब वो वयस्क हो रहा है। इसके कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भारत में युवाओं की भागीदारी जो बढ़ रही है, इसके वजह से मैं कह सकता हूं कि जो वयस्क लोकतंत्र है वो स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और 2024 में मैं वापस फिर से जो मोदी की जो सरकार बनेगी वो पूरे बहुमत में बनेगी। ठीक है अमिताभ जी, क्या लगता है उत्तर में और दक्षिण में दोनों जगह विपक्ष सक्रिय हो रहा है, लेकिन जो समन्वय और सहयोग है उसका कहीं कोई नाता भी नहीं बन पा रहा है, एक रिश्ता नहीं बन पा रहा है कि समन्वय और सहयोग कैसे बने। मुलाकात हो रही है, बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन उन मुलाकातों से जो निकलना है वो नहीं निकल के आया अभी निष्कर्ष। कुछ उम्मीद जग रही है राहुल जी के चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध को लेकर के, कुछ उम्मीद फिर से जग रही है। इसलिए जो आप देख रहे हैं कि मिलना जुलना और बैठ के उनका दौर थोड़ा सा तेज हुआ है और नीतीश जी की भी उम्मीद जग गई है कि शायद अब मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ने का मौका मिल जाएगा। उसका दावेदारी उनका जो है वो शायद वो महसूस कर रहे हैं कि अब बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी है कि दूसरे कैंडिडेट को पुश करे या राहुल जी को पुश करे। अब राहुल जी को पुश नहीं कर सकती है तो शायद मान जाए कांग्रेस। इसलिए नीतीश आप देख रहे हैं पूरा जोर लगा दिए एकदम से। अभी कुछ दिन पहले वो कांग्रेस से भी मिलकर आए और पूरी बात करके आए। थोड़ी सी दिक्कत जो है ये है कि ममता जी ने अनाउंस कर दिया है कि हम तो भाई कांग्रेस के साथ नहीं लड़ने वाले, तो ममता जी को मनाना आसान काम भी नहीं है जी। इसलिए ममता जी के ऊपर भी लगता है कि कहीं कुछ भाजपा का दबाव है और उनके अंदर भी कुछ भय है, तो मुश्किल लगता है कि वो आएंगे। अब नीतीश जी क्या समझाते हैं और क्या बातचीत होती है, क्योंकि एक तरह से देखें तो पैरेलल दो प्रयास चल रहे हैं। ममता जी जो है एक तीसरा फ्रंट भी खड़ा करने की कोशिश हो रही है, केसीआर वगैरह जिसमें लगे हुए हैं तेलंगाना वाले। तो अगर ये सब मिल के एक में आ जाए तब तो कुछ चांस है कि टक्कर दे पाएंगे, नहीं तो फिर वही टाटा फिक्स हो जाना है पिछले चुनाव की तरह। अब ममता जी खुद भी बीजू पटनायक से भी जाकर के मिल चुकी हैं, अखिलेश जी से भी मुलाकात उनकी हो चुकी है। अब आज नीतीश जी ममता जी से मिलने के बाद अखिलेश जी से भी मिलेंगे ताकि वो समीकरण बिठाने की कोशिश लेकिन दक्षिण में भी पटनायक और जगन दोनों उतना सक्रियता नहीं बता रहे हैं। उनका कोई बहुत बड़ा रुझान नहीं है कि विपक्ष में पूरी तरह सक्रिय हो। वो मुलाकातें कर रहे हैं औपचारिकता के लिए, लेकिन सक्रियता नहीं है और ना खिलाफ है एनडीए के। पटनायक को अगर ये लोग प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करें तो शायद सक्रिय हो जाए। नहीं तो नवीन पटनायक समझते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा उनका ये नहीं है, प्रभाव नहीं है। जिस तरह से नीतीश जी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि जितना हिंदी बेल्ट है नॉर्थ इंडिया में, नीतीश जी को अच्छी तरह लोग जानते हैं। वो रेल मंत्री रहने की वजह से कुछ बहुत हद तक उनका जो है दक्षिण भारत में भी उनका नाम है और जेडीएस के साथ उनका पहले से भी संबंध रहा है, जनता दल के राज्य विकास में काम किए हुए। तो नीतीश जी का थोड़ा सा ज्यादा मतलब एरिया में नीतीश जी का नाम है, तो उनका एक दावेदारी बनता है। लेकिन नवीन पटनायक उस तरीके से इधर पश्चिमी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में बहुत ज्यादा नहीं जाने जाते हैं या पहचाने नहीं जाते हैं, जबकि उनका काम जो है मुख्यमंत्री के तौर पे और बहुत बेहतर रहा है। और वो जिस इलाके में है उड़ीसा में आप देखें किसी और को पैर जमाने का वो मौका नहीं, और भाजपा को भी बहुत अच्छा टक्कर वो दे रहे हैं लगातार। उस दृष्टि से बीजू पटनायक को माना जा सकता है, लेकिन बीजू पटनायक को अगर आप प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बताएंगे तो उनको साथ लाना मुझे नहीं लगता कि आसान होगा। और दूसरी तरफ शरद पवार है, शरद पवार की भी कुछ उम्मीदें जगी हुई कि शायद मैं अब प्रधानमंत्री बन सकूंगा, तो उनको भी मनाना नीतीश जी के लिए आसान नहीं हो। ठीक है अमिताभ जी, मैं आऊँगा आपके पास। मनोज जी, क्या लगता है कि पहले रणनीति है कि जो एनडीए से ज़्यादा नाराज है और एनडीए में रहे हैं उन लोगों से चर्चा की जाए, तो शायद उपराष्ट्रपति चुनाव से लेकर अभी तक कई मौक़ों पर ऐसा लगा कि ममता बनर्जी एनडीए के खिलाफ हैं,
सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ हैं या पक्ष में, समझ में नहीं आया। तो क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी को कैसे साथ लाएंगे? और वो खुद अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखती हैं, ऐसे में चुनौती बड़ी है। चंद्रशेखर जी, अभी एकमात्र यही मनता है कि जो सरकार के खिलाफ कर रहे हैं उन दलों को एक साथ बैठाने की। अभी न कोई प्रधानमंत्री पद की बात करनी है, सबसे पहले लोग विपक्ष में एक होकर बैठेंगे, उसके बाद ही तो कोई बात बनेगी ना। चाहे वो दक्षिण का हो या पश्चिम का हो या उत्तर का हो, उससे कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता है। सबसे पहले तो ये तय हो कि ये लोग बीजेपी के खिलाफ एकजुट होंगे कि नहीं। अगर नीतीश कुमार जी की मेहनत रंग लाई, सभी लोग एकजुट होंगे, तो फिर दूसरे तरीका से भी होगा कि कुछ राज्यों में सभी लोग एक होकर लड़ जाएं, कुछ दूसरे राज्यों में एक जाए। दक्षिण की स्थिति और उत्तर की स्थिति भिन्न है, और अभी कोई राष्ट्रपति चुनाव या उप राष्ट्रपति चुनाव का कोई माहौल नहीं है, और उस चुनाव में एक अलग दृष्टिकोण भी रहता है। अभी तो 2024 की लोकसभा की लड़ाई है, तो लोकसभा की लड़ाई में जब सब लोग, जो लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उन लोगों को अगर हम एक जगह बैठाते हैं तभी कोई बात बन सकती है। तो अभी हमारा लक्ष्य, नीतीश कुमार जी का लक्ष्य यही है कि सारे विपक्ष को एक करने का। और जब हम मेज पर जब बैठेंगे तो और सब बातों का विस्तार से उस पर चर्चा होगी। उसी के उद्देश्य से जा रहे हैं। अब ममता बनर्जी से मुलाकात है, अखिलेश जी से मुलाकात है, सारे विपक्ष के लोगों से मुलाकात है। अब ये तो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ये सब जो जा रहे हैं, तो क्या बात निकल कर आती है। ममता जी का भी कोई बात होगा, वो भी सामने आएगा, फिर सब लोग बैठेंगे। यही नीति तो शुरू से चली आ रही है ना। जब बीपी सिंह के समय में भी जब विपक्ष एक हुआ था, उस समय भी यही था। आदरणीय वाजपेयी जी के समय में भी जब ये विपक्ष एक हुआ था, तो इसी स्थिति था। लोग आते थे, जाते थे, लेकिन लगे रहने पर कोई न कोई सफलता मिलती है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बोलने के लिए है नहीं। उन्होंने जनता से वादा किया था, वो किसी वादा पर खरे नहीं उतरे। ना उन्होंने महंगाई को कम किया, ना उन्होंने काला धन को वापस लाया। तो ये सब चीज अब वो क्या बताएंगे। अब तो वही बता रहे हैं, वो बताना चाहते हैं आपको, खात्मे की बात बताएंगे। लेकिन जनता को महंगाई से निजात जो जिस बात पर लेकर आए थे, चंद्रशेखर जी आप भी गवा रहे हैं, जब 50 रुपया गैस का दाम बढ़ता था, तो इनके पार्टी की स्मृति ईरानी से लेकर सारे लोग माथे पर सिलेंडर लेके घूमते थे। आज 1250 रुपया गैस का दाम हो गया। तो ये तो फैसला हम, आप या यहाँ बैठे लोग नहीं कर सकते हैं, ये आम जनता ही कर सकती है। इसीलिए विपक्ष को एक लाने के बाद उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा, और वो मुझे लगता है कि ये निर्णय जब होगा तो शांति से निपट जाएगा, किसी तरह की बातचीत नहीं हो। ठीक है, राहुल जी जवाब देना चाहते हैं, एक जवाब और दीजिएगा। आप मनोज जी की बात का जवाब देना चाहते हैं वो तो दीजिए, एक बात का जवाब और दीजिएगा कि ये जो जी हजूरी करने वाले छोटे छोटे दल हैं वो तो आपके साथ बने हुए हैं, लेकिन जिनका अपना वर्चस्व था, जो छत्रप कहे जाते थे, वो तो छोड़ के चले गए आपको, या उन्हें जाना पड़ा, और अब उनको उखाड़ के भी आपने फेंका। फिर महाराष्ट्र में शिवसेना को समाप्त करने का काम आपने किया। तो क्या लग रहा है कि दल किस भरोसे के साथ एनडीए में आएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या लग रहा है कि उत्तर और दक्षिण में जो विपक्ष कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, ये फायदा आपको है, लेकिन चुनौती भी कहीं ना कहीं है आपको? हेलो, हाँ आवाज आ रहा है राहुल? त्रिशूल जी का आवाज नहीं आ रहा। राहुल जी जो आप जवाब देना, आवाज आ रही है आपको मेरी? शेखर जी आपकी आवाज मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही जी है? बिल्कुल। राहुल जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए मनोज जी लौटेंगे राहुल जी के पास। अमिताभ जी क्या लगता है कि चुनौती जो केंद्र को
जैसे कि मनोज जी कह रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष उस चुनौती को देने में कामयाब होगा 2024 में? अमिताभ जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? राहुल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, राहुल जी, आप जो मनोज जी के सवालों का जवाब देना चाहते थे, राहुल आनंद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो विपक्ष उत्तर और दक्षिण में बिखरा हुआ है और संवाद, समन्वय और सहयोग, ये तीन चीज़ों की आवश्यकता विपक्ष को इस समय बहुतायत में है, अधिक में है कि संवाद हो रहा है लेकिन संवाद में सच्चाई कम है या जो आंतरिक भाव हैं वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। राहुल जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? जी, आ रही है। राहुल जी, आप मनोज जी के सवालों का जवाब दीजिए महंगाई बेरोजगारी से लेके, लेकिन एक जवाब और आपसे चाहिए कि जो पुराने सहयोगी थे वो भी आपको छोड़ के चले गए और आप उनको जड़ से उखाड़ने में लगे रहे, तो कैसे एनडीए बनेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये जो हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है खास करके, तो उसमें दलों का आना जाना लगा रहता है। जब वो हमारे विचार से संतुष्ट होते हैं तो वो हमारे मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं और हमारी विचारधारा के साथ उनको चलना होता है। देश में दो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ मैं बात कर लूं, अगर थोड़े सा देख लिए तो थोड़ा सा ये मनु जी को विचलित कर सकता है। मैं एक ताजा सर्वे की बात करता हूं जिसमें 51% लोगों ने, जो मोदी 2.0 वर्जन आया है उसमें 51% लोगों ने पूरी तरह से संतुष्टि बताया है। दूसरी बात मैं कर लूं, 16% लोगों ने काफी हद तक संतुष्ट बताया है, 12% लोगों ने एवरेज बात की है और 21% लोगों ने कहा अच्छा नहीं रहा। तो अगर तीन चीजों की अगर हम देखें तो परसेंटेज ज्यादा है। दूसरी बात अगर मैं बात कर लूं कि कोविड में निपटने को लेकर, क्योंकि उस समय भी अगर देखा जाए तो 26% ने सराहा है, 9% ने आर्टिकल 370 की बात की, 29% ने मैनिफेस्टो की बात की किया, चाहे वो 370 हो या राम मंदिर हो या अन्य मुद्दा रहा हो। प्रतिशत ने जन कल्याणकारी की बात की। नहीं, महंगाई और बेरोजगारी का जवाब आप देने वाले थे, आप तो उपलब्धियां गिनाने लगे। आप मनोज जी जब बोल रहे थे आपने उंगली उठाई थी, जवाब आप महंगाई बेरोजगारी पे देने वाले, आप उपलब्धियां गिनाने लगे। पहले जवाब दीजिए भाई। मैं वहीं आ रहा हूँ, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं वहीं पहुंचने वाला हूँ। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ पूरे, अगर देश की बात करें, मैं 1984 के आंकड़े से उठाता हूँ, फिर मैं महंगाई पे भी आता हूँ। 1984 में कांग्रेस को 49% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 7.7% वोट मिले थे। 1989 में 39.5% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 11.3% मिली थी। 91 में 36.2 और भारतीय जनता पार्टी को 20.11। मैं 14 की बात कर लेता हूँ। 14 में कांग्रेस को 19.3% वोट और भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट, यानी कि 2014 से 19 के बीच का जो क्रम था उस, और 2019 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 19.5% और भारतीय जनता पार्टी को 37.4%। अब मैं बात कर लेता हूं महंगाई की। जब हम आए थे सत्ता में तो हमने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 2013 में भारत की महंगाई दर 11.6% थी और 2010 में 11.99% थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई सत्ता में तो 2014 में जब यूपीए ने शासन छोड़ा था तो 11% महंगाई दर थी। 2015 में 4.91% महंगाई दर थी। 2016 में 4.95 महंगाई दर थी। 2017 में 3.33%, 2018 में 3.95%, 2019 में 3.70%। उसके बाद महंगाई बढ़ी क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति और व्यवस्था गड़बड़ हो गई। हमारी नहीं, विश्व की भी बात करते हैं। लेकिन अभी आपको सुखद बात मैं बता दूं कि भारत अभी 10वें स्थान पे आ रहा है। एनुअल इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो भारत का स्थान 10वां है। और जो महंगाई दर कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई ने भी जो पॉलिसी बनाया था उसके ऊपर भी हम सफलता से आए हैं। और जहां तक बात
इसकी है बेरोजगारी की, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले सरकार ने इस आंकड़े को जारी भी किया था और कहा भी था कि मुद्रा योजना के तहत हमने कितने लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये भारत सरकार की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, लोग जा सकते हैं। हमारा देश भारत स्टार्टअप में 90,000 लोगों को दे चुका है अवसर, और हमारे देश में 8 करोड़ नए उद्यमियों का जन्म हुआ है। नहीं, लेकिन वो जो मुद्रा में जो लोन दिया गया है, कितने लोग रोजगार कर रहे हैं सुचारू रूप से, ये भी तो बात है। देखिए, ये आपका कहना सही है, हाँ, लेकिन उसमें आप नहीं देख रहे हैं हजारों करोड़ रुपए का एनपीए हो गया है, ये नहीं देख रहे हैं क्या आप? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा उसमें थोड़ा सा, जो बैंक का जो क्राइटेरिया है एनपीए को रोकने का, तो बैंक एनपीए रोकती है उस आधार पे जब 3 महीने देखती है या 2 महीने की 2 महीने तक अगर पैसा नहीं आया तो वो एनपीए में लेकर चली जाती है। बैंक के काउंटिंग करने का तरीका ये है। और लेकिन जब तीसरे महीना वो पैसा आ जाता है तो वो एनपीए के कैप से वो बाहर भी निकल जाता है। मैं आपको बताऊं कि 21% हिस्सेदारी मुद्रा योजना के तहत हमारे देश में आर्थिक सहायता के तहत मिली है। और जो टेक्नोक्रेट की जितनी कंपनियां हैं खास करके वो काहे राहुल जी काहे हल्ला मच रहा है भाई, बेरोजगारी पर काहे हल्ला मच रहा है? मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? मनोज जी, ये तो आंकड़े देखिए, उपलब्धियों के आंकड़े हैं बीजेपी के पास, लेकिन नहीं चंद्रशेखर जी, आंकड़ों के महाजाल में जो फंसते हैं वो जिंदगी भर रोते हैं। आंकड़े बहुत अच्छे हैं, मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूँ। क्या इसमें कहीं सच्चाई नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे? कितने काला धन वापस आया इस देश में? बाहर से कितने काला धन वापस आया? ये तो इनके पास नहीं है। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे? कितने लोगों को नौकरी आया अभी तक? देखिए, हम फजूल की बात नहीं कर रहे हैं। महंगाई का दर 370, 3.5, 3.40, तो गैस क्यों 1251 में मिल रहा है? जो आटा 20 रुपये किलो था वो क्यों 40 रुपये किलो मर रहा है? और अभी आप मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, मैं तो चुनौती देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम जिला के कार्यालयों में, प्रदेश कार्यालयों में एक काउंटर लगाए कि जिन लोगों को मुद्रा लोन लेना है आकर यहाँ पर अपना फॉर्म भरे। जैसे बिहार सरकार ने लगाया ना कि जिनको शिक्षा के लिए लोन लेना है, एक अलग खिड़की हर जिला में बनाया है। जरा भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में एक मुद्रा लोन को बना के दे दे। यहाँ बैंक लोन देती है, कितने लोगों को लोन देती है, इसका जरा सा टारगेट उनके पास चला आएगा। तो ये सब एक छलावा है और ये दृष्टि से है। और आपने सही कहा कि जो लोग छोटे हैं, दल हैं, उनके सामने मजबूरी रहती है। आज देख लीजिए, सिर्फ पंजाब का जो शिरोमणि अकाली दल है वो किस मामले पर गई थी इनको छोड़ के? कृषि के बिल के सवाल पर साल भर तक कितने किसानों को इन्होंने मरवा दिया, कितने लोग उसमें हताहत हुए, करोड़ों अरबों की संपत्ति जल के राख हो गई और उसके बाद उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया। तो किसान के बात को, इनकी बात को कहाँ आप ले सकते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बता दे कि अभी देश में महंगाई नहीं है, ये बता दे कि देश में बता दीजिए भाई, बता दीजिए राहुल जी, महंगाई है कि नहीं, ईमानदारी से बता दीजिए। गरीब आदमी को, रिक्शे चलाने वाले को आंकड़े नहीं समझ में आते हैं। सिलेंडर बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, समझ में, आप बता दीजिए महंगाई है कि नहीं है देश में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मनु जी को कि हमारे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था की जो गति है जिसको प्रदान किया गया, कभी आप इस पे भी चर्चा कीजिए कि आप राहुल जी यही अर्थव्यवस्था का जो पिछली सरकार ने गलत किया था, गलत आपने दे रहे थे, तो देश की जनता ने आपको। अब तो सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए राहुल जी, सुन लीजिए राहुल जी मैं आ रहा हूँ, मनोज जी मनोज जी मैं आ रहा हूँ, मनोज जी मैं आ रहा हूँ। देखिए अमिताभ जी, जो महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े को बीजेपी नकारती है, कैसे देखते हैं इसको?
नहीं, जो आंकड़े हैं वो सरकारी एजेंसी जारी करती है और वो सामने होते हैं। लेकिन जो एक पॉजिटिव बात ये है कि बड़ी संख्या में छोटे मोटे रोजगार करने वालों को, मध्यम राहुल जी, सुन रोजगार लीजिएगा। करने वालों को, उन सबको जो है वो बैंक से कर्ज मिल रहा है। और वो आंकड़े भी हैं, वो आंकड़े निकाले, सही आंकड़े हैं। और बड़ी संख्या में लोग जो है स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। और बड़े स्तर पे भी आपने सुना ही होगा कि स्टार्टअप की कितनी संख्या है हमारे देश में। और एक टैप कैटेगरी होती है, नाम नहीं आता है, उसमें हमारे यहाँ से मतलब 100 से ज्यादा कंपनियां जो है उस लेवल पे पहुंच गई, जो एक बड़ी बात है। रोजगार का मतलब अब तक यही समझा जाता रहा है कि सरकार जो रोजगार दे, सरकारी जो रोजगार ना, देखिए जो सही स्थिति है 1% से ज्यादा रोजगार सरकार नहीं दे सकती, कोई सरकार नहीं दे सकती दुनिया में। तो केवल सारी नौकरी पे डिपेंडेंट ना, ये हमारे देश के मानसिक कमजोरी से लोग, जो कि उसमें सबसे आराम होता है, नौकरी आसानी से छूटती नहीं है, पैसे समय पे मिल जाते हैं और काम करे ना करे वो अलग बात। इसके अलावा अमिताभ जी, क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी इतना बड़ा विषय नहीं है कि जो केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं चुनौती दे सके विपक्ष? देखिए, बेरोजगारी महंगाई का तो अभी जो स्थिति है उस पर महंगाई जो है काफी कंट्रोल में। महंगाई तो दुनिया की अभी जो स्थिति है उसके साथ भारत की स्थिति काफी बेहतर। महंगाई है, लेकिन जो कंपैरेटिवली हम बता रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन जो है आपके आसपास के देशों से, दुनिया के देशों से, जो दुनिया की हालत है, तो आम आदमी भी इस बात को समझ रहा है, वो देख रहा है, वो इन चीजों को समझता है। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि घर में अगर 10 रोटियां बनी है तो आज हमें 1 या 2 ही रोटी मिलेगी। रोटियां कम है तो कंपैरेटिवली दूसरों के घर में और रोटी नहीं मिल रही है, 5 देख रहा है तो आज 2 रोटी मिल जाएगी, इससे भी बहुत संतोष किए हुए। तो उस लिहाज से आप देखें, अभी देखिए टाइम्स नाउ का जो सर्वे आया था, 65% 66% लोग जो हैं सरकार के काम से संतुष्ट हैं। वो क्या दर्शाता है? 51% तो कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। आप इस बात को समझिए, तथ्यों को सामने रखिए, विपक्षी दलों को इन चीजों को देखना चाहिए, तथ्यों का ढंग से तो विपक्ष इतना उत्साहित कैसे है कि उसको लग रहा है कि 2024 में मोर्चा मार लिया जाएगा? वो उत्साह कैसे है विपक्ष के भीतर? देखिए, मुझे उत्साह नहीं, हंगामा करने की कोशिश नजर आती है। जैसे कि ड्रम में छोटा सा टुकड़ा डाल के और हिलाएं तो बहुत तेज आवाज होती है, थोड़े से पत्थर। आप ये शोर शराबा करके मीडिया में हवाबाजी करके इनको लगता है कि हम आम जनता को मतलब कि अपनी ओर ये कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे, तो कि अब ये संभव नहीं है। इनको समझना चाहिए, सोशल मीडिया जो है वो मीडिया के समकक्ष आ खड़ा हुआ है और मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया है। अब लोग एकदम स्थानीय स्तर पे जो समस्याएं हैं, जो लाभ मिला है, उसको एकदम सामने रख दे रहे हैं और सीधा भीड़ करके मतलब जो है उसको फैला देते हैं। तो आप केवल अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने चर्चा कर ली और अपनी बातें कह ली और अपने को बड़ा बता दिया और बता दिया कि बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उससे अब आम जनता सीधे नहीं प्रभावित होती, पहले की तरह नहीं है। तो ये बात भी समझनी चाहिए कि भाई अब मामला बदल चुका है और आम जनता बहुत सारी परिस्थितियों को अब समझने लगी है। जनता के अंदर एक अलग सी समझ भर रही है। अब केवल जाति और धर्म के आधार पे आप वोट ले लेंगे, ऐसा सोचना मूर्खता होगी। अभी भी उसी लेवल पे मुझे लगता है विपक्षी दल जो है अपनी गणना कर रहे होते हैं, आंकड़ेबाजी कर रहे होते हैं और उसी लेवल पर लोगों को बहलाना फुसलाना चाहते हैं। तो वो इसीलिए बिखर रहे हैं बार बार। आप देखिए, हार जा रहे हैं। समस्या अब बदल चुकी है, समस्याओं को दूसरे ढंग से लोग थोड़े समझदारी के साथ देखने लगे हैं। अब वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो काम होता है, विकास का काम जो होता है, उसकी तेजी वो देख रहे हैं और उसको कंपेयर करते हैं कि 2014 से पहले कैसे काम होते थे। तो उस तुलना को देख करके लोगों को लगता है कि दोनों में कौन बेहतर है, उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, खामियां तो हमेशा रहेंगी ठीक है। मनोज जी, क्या लग रहा है अमिताभ जी जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा जो जिससे मैं आ रहा हूँ, राहुल जी आ रहा हूँ आपके पास,
बड़ा मुद्दा है ऐसा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कोई ऐसा बड़ा मुद्दा जिस पे आप कहीं कटघरे में केंद्र सरकार को खड़ा कर दें या एनडीए को खड़ा कर दें, वो क्या मुद्दा आपको लग रहा है, क्या उत्साह आपको लग रहा है 2024 में? बातों को हम कोई काट नहीं रहे हैं, लेकिन इस टाइम्स नाउ इस देश में कितने लोग देखते हैं, ये भी एक प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देश की जो आबादी है उसके 30% लोग आज सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 70% लोग आज भी जो है माथा पर ईंटा उठाकर बड़े बड़े काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं और वही वोट देने भी जाते हैं। तो महंगाई अगर उनके नजर में अभी नहीं है, जो महंगाई 2014 में थी वही महंगाई अगर आज है, तो अब इस पर तो कोई डिबेट नहीं किया जा सकता है। और आम जनता कितने महंगाई पर नाखुश है, तो कोई भी आप सर्वे जो होता है तो सर्वे का ढंग दूसरा होता है। वो कहीं कुछ लोगों से जितने भी हैं सोशल मीडिया पर या उस पर टीवी पर एक नंबर देते हैं कि अगर आप मिस कॉल दें, अगर आप इससे, तो इससे देश नहीं चलता है। देश गरीब गुरबों का देश है और देश हमेशा किसानों का देश है। कितने किसान मिस कॉल देते हैं? तो प्रश्न यह है, इस चीज को स्वीकार करने में हमें लगता है कि आपको भी और किसी को भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि महंगाई अभी चरम सीमा पर है। और महंगाई का आधार शुरू से ही, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो या बीच में बीपी सिंह की शासन रहा हो या एनडीए का शासन रहा हो, महंगाई का आधार हम लोग पेट्रोल, डीजल और गैस के ही दामों से लगाते रहे हैं। तो इसलिए जब ये रेशियो जब बढ़ता है तो इसके मतलब कि महंगाई जरूर बढ़ता है। कुछ काम हुई है, मैं इस चीज को आपको अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि कुछ काम हुई है। अब गरीब को गरीब ही बना दिया गया, 5 किलो अनाज दे दिया गया। अब एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दे दिया जाए तो वो हो सकता है कितने स्टार्टर ये अब जो है सो आज बिहार में लागू हैं। इसका सर्वेक्षण आज तक किसी मीडिया हाउस ने नहीं किया है चंद्रशेखर जी। अगर ये देख लिया जाए, मैं तो कहता हूं कि कोई मीडिया हाउस अगर पटना में ही या किसी जिला में ही बैठ जाए कि आपने कितने स्टार्टर को लागू किए हैं, तो जिससे ज्यादा लोग लिए होंगे उनके कई गुना अधिक लोग आएंगे कि ये दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये नहीं, मेरा ये कहने का मतलब मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो सरकारी नौकरी को तो आप कटेल ही कर रहे हैं। जहाँ सेना जैसे सरकारी नौकरी जहाँ होती थी, लगातार भर्ती होती थी, उसको काट के आप 4 साल के लिए आप भर्ती कर दिए हैं और उस पर आप खुश हो रहे हैं कि उनको 20 लाख रुपया मिलेगा, ये मिलेगा। जितने भी आप स्टेशन देख लीजिए, बीएसएनएल देख लीजिए, और यहाँ पे अब एलआईसी पर जो लोगों का अमिताभ जी ये भी कह रहे हैं, एलआईसी में पैसा जमा करते थे, जरा एलआईसी से पूछ लीजिए कि उनका क्या स्थिति हुआ है। जैसे ही एलआईसी बेचने की बातचीत हुई है, अमिताभ जी ये नहीं है। अमिताभ जी ये भी कह रहे हैं, अमिताभ जी ये भी कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा मनोज जी कि जो देश के बाहर पैसा है हम उसको लाएंगे। कितना पैसा देश के बाहर से आया ये तो कोई आज तक बता नहीं पाया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इनका ही लोकसभा और गृह मंत्रालय, लेकिन राज्यों के चुनाव में भी आपने मुद्दा उठाया, वो बड़ा फायदा नहीं हो रहा है ना आपको। और अमिताभ जी ये भी कह रहे हैं कि जातीय समीकरण सत्ता प्राप्ति का बड़ा साधन नहीं हो सकता। और ये आप जो बता रहे हैं या कोई लोग बता रहे हैं कि टाइम्स नाउ ने ये आंकड़ा पेश किया, फलना मीडिया हाउस ने, हम नहीं बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं अपना आंकड़ा। मैं नहीं कर रहा हूँ। जो लोग ये आंकड़ा दे रहे हैं वो देश की जनता को झूठ बता रहे हैं। टाइम्स नाउ कितने % लोग देश की जनता देखती है इसका अनुमान चलो बता रहे हैं वो, राहुल जी बता रहे हैं, विरोधी नहीं हूँ। राहुल आनंद जी
क्या लग रहा है कि यही आपके उत्साह का कारण है कि चुनौती नहीं दी जा रही है, चुनौती एकजुट नहीं हो पा रही है? देखिए, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा और मुझे मेरा विशेष आग्रह रहेगा मुन्नू जी से कि जब तक मैं कंप्लीट ना करूं आप बीच में ना बोलिए। शुरुआत करते हैं अपने घर से। मैं बिहार से शुरू कर लेता हूं। जब सत्ता में आने से पहले महागठबंधन की सरकार ने एक वादा किया था और उस वादे को निभाने के लिए उन्होंने कहा था कि पहले बैठक में 10 लाख नौकरी दूंगी। कहां गया वो वादा? सबसे पहले। दूसरी बात, उस वादा से तिलमिलाते हुए जब उस पे चैलेंजेस बढ़े तो उन्होंने सुपर टेट लगा दिया, यानी कि जो 4 साल पहले निकल चुका था नौकरी करने के लिए उसको भी रोक दिया। अब बीपीएससी का एग्जाम देकर बिहार में आपको शिक्षक बनना होगा, जो अपने सिद्धांतों पे खुद खड़ा नहीं हो सकता है, जिसके कारण बिहार में आग भी लगी है। मैं ग्लोबल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेता हूं। आपको जो व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति, ठीक है, मैं राहुल जी एक बार आपको रोकना चाहूंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहना है, ये सुनवाते हैं। छात्र एवं छात्राएं, प्रिय मेरे छात्र एवं छात्राएं, आए हुए सभी अतिथिगण, पत्रकार मित्र एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो एसडीआरएफ की पूरी टीम को, जो आज जिसके बारे में अभी सभी पूर्व वक्ताओं ने बोला कि लंबे समय से जिसके लोकार्पण का इंतजार हम सब कर रहे थे और कई बार कार्यक्रम बना भी, बनने के बाद राहुल आनंद जी अपनी बात रखिए। आप राहुल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आवाज मिल रही है। ठीक है, राहुल जी अपनी बात रखिए आप। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जिस व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षा सर्वप्रिय हो और वो प्रधानमंत्री के लिए कदम आगे बढ़ाए और अपनी राज्य अगर देखे तो वो राज्य व्यवस्था ही उसकी कमजोर हो रही है। अब हमारे बिहार के अंदर वैसे बच्चे जो 6ठे क्लास के बच्चे हैं वो 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे और जो 7वीं क्लास के बच्चे हैं वो 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हमारे बिहार की व्यवस्था बन गई है। मैं ग्लोबल इंफॉर्मेशन की बात करता हूँ। देखिए, मैं तर्क के आधार पर इसलिए बात करता हूँ क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं ठेठ भाषा में बात करता हूँ कि अगर आपका देश 5वीं अर्थव्यवस्था बना है विश्व का, तो इसका मतलब आपके देश में विकास के पहियों को गति मिली है और नौकरियां सृजन हुई है, अवसर जरूर प्रदान किए गए हैं। आईएमएफ, मनु जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं आईएमएफ की बात करता हूं। आईएमएफ ने एक सर्वे किया जिसमें कहा कि भारत के आसपास के वातावरण, मतलब भारत के आसपास का जो देश है उसके अंदर आग लगेगी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। अगर भारत जब आसपास से घिरा हुआ है तो गर्मी तो भारत के अंदर भी पनपेगी। आईएमएफ का रिपोर्ट है कि भारत के अंदर 0% महंगाई दर रहेगी। मैं आपको एक बहुत मस्त आंकड़े के बारे में चर्चा करूंगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास जी ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल में रखना ही भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों की टॉप प्रायोरिटी है। ये आरबीआई के गवर्नर ने बयान दिया था। दूसरी बात मैं बताऊं कि भारत में 2021 में 5.5% महंगाई दर थी, 2022 में 6.9% थी, लेकिन 2023 में 5.1% रखने का अनुमान जताया जा चुका है। और जिनको जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है खास करके उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है उसमें 46% खाने पीने की सामान की आवश्यकता होती है, जिसका कंट्रोल करना सरकार का नैतिक जिम्मेदारी बनती है। दूसरी 10% लोग आपको मकान के लिए हैं, 7% लोग कपड़े पे रहते हैं और 7% लोग पेट्रोल और डीजल पे रहते हैं। 28% में अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने आंकड़े बताए, और सबसे पहली बात तो ये करना है कि हमारे देश की जो आबादी है जो आज 142 करोड़ के आसपास हो गई है, इन सारी आबादी को नौकरी नहीं दी जा सकती है। महंगाई बढ़ सकती है लेकिन इसके हालात सरकार के नहीं होते हैं। कुछ प्राकृतिक कारणों से भी महंगाई बढ़ जाती है, कहीं उत्पादन में, कहीं बारिश हो जाए या कहीं कुछ हो जाए, उसके वजह से भी समस्याएं होती है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो आपके अंदर के जो अवसर है उसको लेकर आइए। आप बात करते हैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की, मैं बिल्कुल कहता हूं कि रोजगार सृजन करने की बात की गई है और जो दूर स्तर पे लोगों को भरने की बात की जा रही है वो भी, लेकिन जो ट्रेडिशनल बात है जो बच्चों को सिखाया जाता है, या मुझे भी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो नौकरी मैं भी करता,
मैं एक बड़े एमएनसी कंपनी में नौकरी कर रहा था, लेकिन आज छोड़कर मैं खुद का अपना स्टार्टअप किया। ये मैं मोदी जी से प्रेरित होकर नहीं किया, ये मैं 2012 की बात बता रहा हूँ। 13 में तो सरकार भी नहीं थी, लेकिन शुरुआत किया गया, कोशिशें की गई। स्थिति बदल सकते हैं हम, जब आपकी आबादी ही अवसर बन जाए तो निश्चय ही पूरे विश्व को आपकी तरफ नजरें गड़ानी पड़ेगी। आज अमेरिका की स्थिति देख लीजिए, आज आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, आप श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए। आग लगी हुई है बहुत, वहाँ आग इतनी लगी हुई है कि रोटी और दाने दाने के लिए लोग मोहताज में हैं। मैं आपको बताऊं, एक सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 59% कंपनियां नौकरी देने के तैयार हैं। ये हमारी एक उपलब्धि है। 2020 की मैं बात करूं तो 57% मैन्युफैक्चर कंपनियां आपको हायरिंग का प्लान बनाकर बैठी थी। तो जब यूनिकॉर्न्स की वजह से जब नौकरियां गई तो समस्या। तो आपको लग रहा है कि बड़ी चुनौती नहीं है विपक्ष की? ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की मुलाकात की सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। कलकत्ता में ममता से मुलाकात नीतीश कुमार की, कोलकाता में ममता बनर्जी से नीतीश कुमार की मुलाकात की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं विपक्ष वो मुद्दा ढूंढ रहा है जिससे केंद्र सरकार को और एनडीए को कटघरे में खड़ा किया जा सके, लेकिन सबसे बड़ी बात कि विपक्ष एकजुट नहीं है और शायद इसी बात को लेकर एनडीए उत्साहित है, बीजेपी उत्साहित है कि विपक्ष को एकजुट होने में शायद 2024 से ज़्यादा समय लगेगा और यही सुविधा है और यही एक उत्साह बीजेपी के भीतर है। और सबसे बड़ी बात, उस एकजुटता को बार बार ये कह के भी चुनौती दे दी जाती है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में विपक्ष को सुलझाना होगा कि उस एकजुटता का चेहरा कौन होगा। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं कोलकाता में। हावड़ा से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार की ममता बनर्जी से मुलाकात, विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में। इसके बाद नीतीश कुमार लखनऊ पहुंचेंगे और अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। तो अब ऐसे में देखना होगा कि उस एकजुटता का चेहरा क्या होगा और शायद विपक्ष को इस बात के लिए पूरी तरीके से लामबंद होना होगा और शायद ये लामबंदी 2024 से पहले बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में लामबंदी कम होगी और कैसे होगी, यही रणनीति विपक्ष के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।